हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको हमने इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है। जब तक कि आपका पीसीएस का एग्ज़ाम मेंस प्री का नहीं हो जाता है, तब तक के लिए जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद से वो जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम डेली 5 क्वेश्चन का जो है टारगेट लेकर उसको कम्प्लीट करते थे, उसको हम फिर से जो है स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पूरा जो है प्री पे फोकस्ड होके जो प्री के जितने भी सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं प्री के एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस के, तो वो हम पूरा एक करके कवर कर रहे हैं। हमने इसमें क्या क्या स्टार्ट किया है, हिस्ट्री के साथ साथ आपका पॉलिटी चल रहा है। हिस्ट्री में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों ही चल रही है। पॉलिटी चल रहा है, ज्योग्राफी भी हमने स्टार्ट कर दिया है, और इन्वायरमेंट, ये सारे जो है कि करके हम कंप्लीट करा रहे हैं। साथ ही में सारी सीरीज़ें जो है चल रही, सारे सब्जेक्ट एक साथ ही चल रहे हैं। जिस किसी ने भी पूरा नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको आगे की जो चैप्टर है उसको भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक हमने जो है इन्वायरमेंट की सीरीज़ के जो है 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज का चैप्टर नंबर है 7। उसके पहले आपको एक बात और बतानी है कि इसी के साथ साथ हमारी जो लक्ष्मीकांत की जो स्पेक्ट्रम की जो सीरीज़ चल रही थी, वो इस टाइम भी कंटिन्यू चल रही है। क्योंकि उसमें क्या है, उसको हम इस टाइम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें मेन चीज़ ये है कि आपका जो है वो केवल मेंस के लिए नहीं, आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन प्री में और 10 क्वेश्चन आपके मेंस के पूरा डिटेल में कवर करवाते हैं। तो जिस किसी ने उसको नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, हमारा जो इन्वायरमेंट का चैप्टर है, चैप्टर 7, ग्रीन हाउस गैस एवं उनका प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेज एंड देयर इफेक्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में भूमिका निभाती है, तो वह कौन सी गैस है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे प्रमुख ग्रीन ग्रह, जिसे ग्रीन हाउस भी कहते हैं, गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है, जो आमतौर से जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित होती है। वातावरण में यह गैस 0.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तथा इसकी तपन क्षमता 1% है। वर्तमान में मानवीय कारणों से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती मात्रा में दिखाई दे रही है। वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन का कारण बनी हुई है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और क्या है, जलवाष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिसंबर 2011 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि से हटने का वाला प्रथम देश कौन सा है। तो कौन सा देश इस संधि से हटने वाला, कनाडा है। ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिए वर्ष 1997 में जापान के शहर टोक्यो में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया है और 16 फरवरी 2005 को यह प्रभावी हुआ है। इसकी विभेदकारी नीतियों के कारण ही वर्ष 2011 में कनाडा ने इस प्रोटोकॉल से स्वयं को अलग कर लिया है। ऐसा करने वाला कनाडा दुनिया का प्रथम देश बना। वर्ष 2017 में अमेरिका के पेरिस समझौते से स्वयं को अलग कर क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिभागिता को मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस यदि रोका न गया तो अगले 100 वर्षों में उसके फलस्वरूप क्या होगा। पृथ्वी के समुद्री सतह एवं तापमान दोनों में ही वृद्धि देखी जाएगी। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसके प्रभाव को ग्रीन हाउस जो गैस है उसके प्रभाव में कुछ गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। यदि इसे रोका न गया समय रहते, तो अगले जो है 100 वर्षों में तापमान और समुद्र के स्तर दोनों में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि पृथ्वी पर जीवन जो है संकट में पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के अंतर्गत आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, मीथेन आती है, ऑर्गन इसके अंतर्गत नहीं आती है। ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी है, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें होती हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं।
पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कौन सी? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा कितना? 18 डिग्री सेल्सियस। हरित गृह के अभाव में भू सतह का औसत तापमान जो है -18 डिग्री सेल्सियस होगा। हरित गृह गैस वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जो प्राकृतिक हरित प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म एवं रहने योग्य बनी रहती है, जो पृथ्वी के औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म बनी रहती है। मानव जनित हरित गृह गैसों की उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता और तापमान में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी है? वह आती है मीथेन। मीथेन गैस धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। यह एक रंगहीन, जल में अविलेय, वायु से हल्की गैस है। प्राकृतिक रूप से मीथेन गैस पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ दलदली भूमि आदि में पाई जाती है। पशुओं के जुगाली करने पर भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ये क्या करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अन्य ऋतु बेमौसमी में उत्पादन प्राप्त करना। मतलब ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस में किसान मटर, शिमला मिर्च, खीरे, लौकी, ब्रोकली, हरी सब्जी और टमाटर जैसी सब्जियों को उगा रहे हैं। ग्रीन हाउस में एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं और किसान दूसरे मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां भी उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ऊष्मारोधी, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। ऊष्मारोधी गैसों की वातावरण में उपस्थिति बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में औसत तापमान में वृद्धि हो जाने की स्थिति भूमंडलीय ऊष्मन अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन गैस आदि प्रभावित करती है। हरित गृह प्रभाव के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। इन ऊष्मारोधी गैसों का ग्रीन हाउस में योगदान निम्न प्रकार से है। जलवाष्प जो है कितना है? 36 से लेकर 70% तक। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है 9 से लेकर 26% तक। मीथेन है 4 से लेकर 9% तक। ओजोन है 3 से लेकर 7% तक। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा ऑर्गन जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से होता है। वायुमंडल से होकर सूर्य की लघु तरंगें पृथ्वी के धरातल पर आसानी से पहुंचती हैं और दीर्घ तरंगें वायुमंडल में अवशोषित हो जाती हैं, जिससे वैश्विक ऊष्मन होता है। ऑर्गन से वैश्विक ऊष्मन नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होने का जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैसें हैं कि ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु बाहर नहीं निकलने देता। इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन सा एक वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करता है? तो कौन सा है? हिमालयों का पिघलना, सागर तल में उत्थान होना, उसमें बढ़ोतरी होना, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होना, वैश्विक तापमान में वृद्धि होना। ये सभी उपरोक्त सभी दशाएं जो है ग्रीन हाउस का प्रभाव है।
इसका हम बॉक्स देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक औसत तापमान में हुई वृद्धि से है। इसका मुख्य कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो गैसें हैं, उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। इस तापमान में वृद्धि जलवायु के साथ साथ जीवधारियों के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 3 दशकों में विश्व के औसत तापमान में 1 से 15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तापमान में वृद्धि से हिमनद पिघल रहे हैं और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप तटवर्ती बस्तियों के साथ साथ कई द्वीप समूहों के अस्तित्व पर भी संकट गहरा गया है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन भी ग्लोबल वार्मिंग का एक दुष्परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ओजोन परत में छेद, क्लोरीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक। स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक एकत्रित होने पर ओजोन परत प्रभावित होती है। इसकी स्थापना HFC तथा HFCs के द्वारा होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हैलोजन गैसों तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी ओजोन का अवक्षय करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? वह है चीन। 2021 में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश चीन है। चीन का विश्व के कुल CO2 में उत्सर्जन में हिस्सा जो लगभग 32.9% है। बाद में USA है। उत्सर्जन के बाद तीसरे नंबर पर जो है भारत है। चौथे स्थान पर कौन है? रूस है। नेक्स्ट हम देखेंगे बलूचिस्तान में, यह आपका करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक सागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? सिल्वर लवण। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने के लिए चमकीले बादल उत्पन्न किया। इसकी पूर्ति के लिए इन वैज्ञानिकों के द्वारा वातावरण में सिल्वर लवण का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह थर्मल, इसका स्रोत क्या है? थर्मल पावर स्टेशन। दूसरा क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से। सल्फर ऑक्साइड ईंट के भट्ठे से। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी? तो कौन सा देश था? तो सिंगापुर। ये करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, ये ऊपर जो पूछा गया है करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा, आप लोग पता चला इसको समझने लोगों के करंट का क्वेश्चन है, कोई भरोसा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें क्या है? ऑक्सीजन इसके अंतर्गत नहीं आता है। कई बार भी हमने देखा कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं, फिर से देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होने के प्रमुख कारण क्या है? कोई भी गैस जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगी विकिरण को पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से वापस जाने वाली दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। तथा इस प्रकार के पृथ्वी का तापमान बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख है, CH4 है, मीथेन है, जलवाष्प है, N2O है, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा फ्लोरोनीकृत गैसें जबकि मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर है आपका जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन और सम्मेलन। इसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया था? कौन सा सन था? 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को स्थापित किया गया था।
जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल 1988 में स्थापित किया गया। IPCC की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व मौसम संगठन के द्वारा 1988 में की गई। यह जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन, इसके निर्धारण और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा शमन का विकल्प भी उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो कौन सा इसका प्रभाव है? समुद्र जल के तल का बढ़ना, ये भी जो है इसका प्रभाव है। हिम नदी हिमानियों का पिघलना, ये भी इसका प्रभाव है। बीमारियों का फैलना भी इसके अंतर्गत आता है। प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, सारे फैक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए क्या है? जो डी पॉइंट है 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक तापन कहा जाता है। वैश्विक तापन के प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला क्या है? समुद्र जल के तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, नदियों में बाढ़ आना, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन और प्रवसन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो यह कब की गई है? 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को में लोकार्पित की गई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नई दिल्ली में इस कार्य योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्वाह योग्य विकास के भारत में दृष्टिकोण, उन कदमों को शामिल किया गया जो इसे प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा मिशन, ऊर्जा दक्षता बढ़ावा, सतत पर्यावास, जल संरक्षण, हिमानी पारिस्थितिक तंत्र को टिकाऊ बनाना, ग्रीन इंडिया, टिकाऊ कृषि, जलवायु परिवर्तन को ज्ञान का राजनीतिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित की गई जलवायु परिवर्तन सभा में हुई। इसको हम देखेंगे डिटेल में। हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड GCF की स्थापना, या जो है GCF इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इसकी स्थापना COP16 के आर्टिकल्स 11 के तहत वित्तीय तंत्र के परिचालन संस्था के रूप में की गई। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा एवं विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। इस कोष को 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। कानकुल, मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया। हरित जलवायु कोष का प्रावधान इसी सम्मेलन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? इसको आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतकांक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? 2011 से 2012 में। फिर क्या है क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी कारण है इसके अंतर्गत। मौसम में किसी भी बाह्य या अंतः कारणों की वजह से दीर्घकालिक जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और विभिन्न प्रकार की। इसी के संदर्भ में एक सॉन्ग से इसको याद कर सकते हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगी। मौसम का बदलना तुरंत हो जाता है, तत्काल प्रभाव से मौसम चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी इस टाइम का जो सीजन चल रहा है, कैसा मौसम है कि तुरंत जो है सुबह से धूप निकली है, तुरंत ही बादल होकर तुरंत बारिश हो जा रही है, तो ये मौसम है। जो जलवायु है, जलवायु का क्या मतलब, जो क्लाइमेट है वो क्या होता है? क्लाइमेट जो है वो ये दीर्घकालिक जो है प्रोसेस होती है, तत्काल प्रभाव से चेंज इसमें नहीं होता है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है कि मौसम की जो है किसी भी बाह्य या अंतः कारणों की वजह से दीर्घकालिक, ये क्या दिया है? दीर्घकालिक परिवर्तन होना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है।
ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर पहुँचने वाली सौर ऊर्जा में परिवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल एवं सतह की परावर्तकता में परिवर्तन, जीवाश्मिक ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेज चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन एवं अत्यधिक वनोन्मूलन आदि जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो अभी हमने इसको पूरा डिटेल में कवर किया है, यही दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के क्या कारण हैं। जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन, तेज चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर घटक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। तो सारे जो है पॉइंट है वो क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारक हैं। जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन, तेज चलित स्वचालितों का विस्फोटन, अत्यधिक वनोन्मूलन के साथ सौर घटक की वृद्धि भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो इसके अंतर्गत जो है सारे पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है कि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। कथन है कि प्राकृतिक जो वनस्पति है जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है कि जलप्रिय पौधे जो हैं आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। तो कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको अटेम्प्ट करना सिखाया है कि आप किस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही जो है, इस तरह के क्वेश्चन को देख के बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दो बार क्वेश्चन को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। फैक्ट आपको आ रहा होगा कि कथन में कोई पॉइंट दिया हुआ है वो आपको लग रहा है सही है, कारण में भी कोई पॉइंट दिया हुआ है सही है। तो आप क्या यहाँ पर करिए कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अगर जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से कोई कनेक्शन उनका नहीं दिख रहा है कि जो ऊपर पूछा गया है उसी की वो दूसरा जो है उसका कारण बता रहा है, तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि कथन और कारण दोनों सही है, किंतु जो है कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। जब इंटरकनेक्टेड होंगे तो आप बताएंगे कि कथन और कारण दोनों सही है, किंतु जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। बाकी जो तीसरा चौथा पॉइंट जो होता है, मतलब सी और डी, उसमें क्या है कि एक में पूछा जाएगा कि एक गलत है या दूसरा सही है या दूसरा गलत है या पहला सही है। तो इस तरह से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। वायुमंडल में वैश्विक तापमान से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जलप्रिय पौधे आर्द्र या दलदली भूमि में पाए जाते हैं। जलप्रिय पौधे किसमें पाए जाते हैं, आर्द्र भूमि या दलदली भूमि में पाए जाते हैं। अर्थात कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूहों में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया था। तो किसने नहीं किया था, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार नहीं किया था। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण बदलाव पर फ्रेमवर्क संशोधन है। इसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जो कि वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका समझौता जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में हुआ और मार्च 1998 से 15 मार्च 1999 तक यह हस्ताक्षर के लिए खुला था। अमेरिका 2001 में इस संधि से हट चुका था और ऑस्ट्रेलिया इस संधि में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण है कि जलवायु की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़े हुए हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, कहाँ पे जो है कहाँ कब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन को जो है 25 का आयोजन जो है किया गया। तो इसको हम देखेंगे, ये जो है ये आपका करंट क्वेश्चन है, ये इस टाइम के लिए रेलेवेंट ये नहीं है, क्योंकि करंट का है। आप इस टाइम की जो चीज़ें हैं उसको आप इसमें देख सकते हैं इसकी जगह पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा है, वैश्विक ऊष्मन। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन हरे रंग के शैवालों का रंग प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करने के कारण सफ़ेद हो जाता है, जिसे प्रवाल ग्रहण नहीं करते हैं और मरने लगते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन की संज्ञा दी गई है। वैश्विक ऊष्मन के कारण प्रवाल विरंजन से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हिंद महासागर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? इसकी केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल बवंडरों की, उपयुक्त सभी की। क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत टेम्परेचर में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? भूमंडलीय तपन कहते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जो हम जो मेंस की जो सीरीज करा रहे थे, तो उसमें जो है उसमें भी यही सब क्वेश्चन जो है आपकी, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिलेबस जो है कुछ अलग, जो कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि उसमें मेंस में अलग से दिए हुए हैं। बाकी जो कॉमन जो एरिया है, जो कि आपका प्री में और मेंस में दोनों में पूछा जाता है, तो वहाँ के जो है क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसको हम पूरा डिटेल में वहाँ पे मेंस में कवर करवाते हैं और उसी का जो है शॉर्ट में आपका प्री में पूछा गया है। क्षोभ मंडल से जो है, जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भूमंडलीय तपन जैसे हम क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव है, इसको जो है पूरा डिटेल में हमने कई बार इसको करवाया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपके लिए वाली सीरीज जो मेंस की चल रही है वो भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो आप जो है क्या करिए, आप मेंस के साथ साथ आप जो है प्री और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड जो है तैयारी करिए। इसमें क्या है कि क्षोभ मंडल में जो है पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तपन कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। इसका बढ़ता समुद्र स्तर, प्रचंड तूफान, बर्फ हिम में कमी, वर्षा एवं हिमपात पैटर्न में बदलाव, चक्रवात, बवंडर आदि की बारंबारता प्रचंडता बढ़ जाती है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, जो कि एनवायरनमेंट की सीरीज़ का था। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ प्रीलिम्स की चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ साथ आपकी जो स्पेक्ट्रम की और जो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है वो डेली रेगुलर बेसिस पे चल रही है। आप लोग उसको देखिए, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को वो सीरीज़ कैसी लग रही है। आप अगर उस सीरीज़ को पूरा जो है देख के जो है अपना एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका जो है पॉलिटी और आपको हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत, मॉडर्न हिस्ट्री या जो है पॉलिटी का लक्ष्मीकांत से जो है जो हमने पूरा कवर किया है उसको सॉल्व करने में जो है कोई क्वेश्चन नहीं, कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस एंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।